फ्रेंड्स, इस लेक्चर में हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स और इंडियन पेटेंट्स एक्ट 1970 के बारे में जानेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती क्या है? तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कोई भी प्रॉपर्टी है जो ह्यूमन माइंड से क्रिएट किया जाता है, मतलब ह्यूमन इंटेलेक्ट से क्रिएट किया जाता है। जैसे कोई भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन हो गया, कार बनाना, नई डिज़ाइन बनाना, कंप्यूटर बनाना, ये सब ह्यूमन माइंड से बनता है और यही सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहलाता है। तो उसका बेसिस क्या होता है कि वो पुरानी में ही थोड़ा सा चेंज ना हो, कुछ एक नया मतलब नॉवेल इन्वेंशन हो, कोई नया सॉन्ग हो, कोई नई मूवी हो, वो सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होता है। और क्या होता है कि ये इंटेंजाइबल होता है, जो चीज़ हम अपने माइंड से बनाते हैं, माइंड को उसको कोई टच तो कर नहीं सकता। जैसे म्यूजिक को हम सुन सकते हैं बट वी कांट टच इट, सो म्यूजिक इज एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ऐसे ही मूवी को हम देखते हैं लेकिन मूवी को हम टच नहीं कर सकते, तो मूवी भी क्या हो गई, मूवी भी एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी हो गई। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आता क्या क्या है? लिटरेचर, साइंस, आर्ट, ट्रेड, आर्किटेक्चर, कंप्यूटर के जो प्रोग्राम्स होते हैं, ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आते हैं। कोई स्पेशल डिजाइन हो गया, लोगो हो गया, इसको भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में माना जाता है। अब हमें पढ़ना क्या है? इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स पढ़ना है अपने एग्जाम के लिए, पेटेंट एग्जामिनर वाले एग्जाम के लिए। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट IPR होता क्या है? ये स्पेशल प्रिविलेजेस होते हैं जो क्रिएटर्स को या इन्वेंटर्स को दिए जाते हैं, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो क्रिएट करते हैं। इससे उनको क्या क्या प्रिविलेज मिलती है कि वो अपने मन से उस जो आइटम क्रिएट किया उन्होंने उसको यूज कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, किसी को भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और यहाँ तक कि दूसरों को रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं उसके यूज के लिए बिना उनके परमिशन के। मतलब अगर कोई दूसरा पर्सन उनके इन्वेंशन को यूज करना चाहता है तो उसको उनसे पर्सनली परमिशन लेना पड़ेगा। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को जो है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला तो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट्स जो इंडस्ट्रीज से रिलेटेड होती है, दूसरा कॉपी राइट्स एंड रिलेटेड राइट्स। ये जो कॉपी राइट्स एंड रिलेटेड राइट्स होती है ये लिटरेचर और आर्ट से स्पेशली कनेक्टेड होती है, जैसे बुक लिखना या एप्लीकेशन करना। इसमें आर्किटेक्चर भी आता है, म्यूजिक भी आता है, पिक्चर्स या पोर्ट्रेट, फिल्म। और यहाँ ध्यान देने वाला है कि जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर और डेटाबेस होते हैं वो भी कॉपीराइट में ही आते हैं। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड डेटाबेस। यहाँ इसको ध्यान क्यों देना है? बिकॉज इट सीम्स दैट कंप्यूटर सॉफ्टवेयर वो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है वो कॉपीराइट का हिस्सा है। अब हम आते हैं इनके फीचर्स पे। कॉपीराइट्स में 3 तरह का टाइमलाइन होता है, मतलब किसी ने अगर कोई बुक पब्लिश कर दिया है या कोई आर्टिस्टिक या ड्रामेटिक वर्क लिखा है तो उसके लिए उसको कॉपीराइट कब तक मिलता है? उस इंसान के लाइफ टाइम प्लस 60 ईयर्स उसके मरने के बाद। लाइफ टाइम प्लस 60 ईयर्स आफ्टर डेथ। और क्या होता है? अगर किसी ने फिल्म कोई बनाई है या साउंड रिकॉर्डिंग किया है, फिल्म या साउंड रिकॉर्डिंग के लिए ये 60 ईयर टोटल होता है। साउंड रिकॉर्डिंग टोटल 60 ईयर्स, मतलब चाहे वो जिंदा रहे चाहे ना रहे, जब से बनाया है उस दिन से लेके मतलब जब से उसने कॉपीराइट कराया है उससे लेके 60 साल तक रहेगा। और जो ब्रॉडकास्टिंग होती है ये टेलीविजन वगैरह पे, इसके लिए 25 साल तक का होता है कॉपीराइट। ये हमें ईयर्स याद रखने हैं, ये ऑप्शन में बना के पूछ सकता है। अब ये जो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट होता है ये इसके कई प्रकार होते हैं। पहला जिसमें पेटेंट आता है। पेटेंट कितने साल के लिए होता है? पहले तो हमें ये देखना है कि ये जो पेटेंट है, पेटेंट किससे रिलेटेड होता है। स्पेशली हम क्रूड वे में कह सकते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिलेटेड जितने इन्वेंशन होते हैं उसमें पेटेंट कराया जाता है, और सबसे डिफिकल्ट प्रोसेस पेटेंट का ही होता है। पेटेंट जो होता है ये 20 साल तक मिलता है किसी को किसी भी इन्वेंशन के लिए। ट्रेडमार्क क्या होता है? जो किसी एक प्रोडक्ट को पर्टिकुलर पहचान दिलाता है। जैसे एप्पल का वो जो आधा कटा हुआ सेब है वो उसका ट्रेडमार्क है, मतलब उसको देख के हम बोल देते हैं ये आईफोन है, ये आईपैड है। तो ट्रेडमार्क का जो टाइम पीरियड होता है वो होता तो अनलिमिटेड है, लेकिन हर 10वें साल इसको रिन्यू कराना पड़ता है, प्लस रिन्यूअल 10 ईयर्स के बाद। ट्रेड सीक्रेट्स क्या होते हैं? बहुत सारे ऐसे
जैसे केमिकल फार्मूला हो गया या कोई ब्रांड बना रहा है, फेस वॉश बना रहा है, उसका अपना एक यूनिक फार्मूला है। जैसे ममाअर्थ ढेर सारे प्रोडक्ट्स ला रही है, उसका अपना एक फार्मूला होगा, हो सकता है वो किसी को ना बताना चाहे, अदरवाइज उसका प्रॉफिट या सेल घट जाएगा। तो ये उसका ट्रेड सीक्रेट हो गया। ट्रेड सीक्रेट्स भी प्रोटेक्टेड है इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट्स के अंदर, और इनका पीरियड जो होता है वो इंडेफिनिट होता है, मतलब ये हमेशा लाइफ टाइम के लिए होते हैं, इनको कोई फोर्स नहीं कर सकता बताने के लिए। जो लेआउट डिजाइन होता है इंटीग्रेटेड सर्किट्स का, अभी इस 21st सेंचुरी में क्या चल रहा है कि हमारा लाइफ बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स पे बेस्ड हो जा रहा है, और ये सारे गैजेट्स जो होते हैं वो इंटीग्रेटेड सर्किट्स पे बेस्ड होते हैं। इन इंटीग्रेटेड सर्किट्स के लिए भी इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट IPR एप्लीकेबल होता है। इंडस्ट्रियल डिज़ाइन जो होता है, जैसे कि एक पर्टिकुलर तरह का बॉडी, कार की बॉडी जो हो गई वो उसकी डिज़ाइन हो गई, तो इसके लिए जो टाइम पीरियड होता है वो 10 साल तक का होता है, और 5 साल एक्स्ट्रा उसको एक्सटेंड कराया जा सकता है, मतलब 10 + 5 ईयर्स। GI टैक्स जो होता है, ये GI मीन्स जियोग्राफिकल इंडिकेशन। जियोग्राफिकल इंडिकेशन जो होता है ये 10 साल के लिए मिलता है, मतलब हर 10वें साल इसको रिन्यू कराना पड़ता है। होता तो ये लाइफ टाइम के लिए है। जैसे बनारसी साड़ी को GI टैग मिला है, हम इंडिया में GI टैग के लिए एक टैगलाइन निकाली गई थी, क्या, इनवैल्युएबल ट्रेजर्स ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया, इस अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। ये टैगलाइन भी हमें याद करना है। अब हम आते हैं जो इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टी राइट्स है, उसका सबसे पहला पार्ट जो है पेटेंट पे। इंडिया ने पेटेंट के प्रोटेक्शन के लिए एक आया था पेटेंट एक्ट 1970। ये पेटेंट एक्ट 1970 ही बहुत सारी टर्म्स कंडीशंस को डिफाइन करता है। पहले तो हमें ये देखना है कि पेटेंट एक्ट 1970 में आया, लेकिन उसके बाद ये कितनी बार अमेंड किया गया है। 1970 में आया, उसके बाद 1999 में अमेंड किया गया, 2002 में इसको अमेंड किया गया, 2005 में किया गया, फिर 2006 में किया गया। तो इंडियन पेटेंट एक्ट को अभी तक 4 बार अमेंड किया जा चुका है। अब इसके हमें कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस याद करने हैं जो डायरेक्ट सेंटेंस बना के एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे कि ये जो पेटेंट है वो एक्सक्लूसिव लाइसेंस की बात करता है, जो मतलब जो पेटेंटी होगा उसको एक एक्सक्लूसिव राइट मिल जाएगा, वो किसी को भी मना कर सकता है, कहीं भी बेच सकता है, कैसे भी यूज कर सकता है अपने इन्वेंशन को। तो ये एक्सक्लूसिव लाइसेंस की बात किसमें की गई है, सेक्शन 2 के क्लॉज 1 सब क्लॉज F में एक्सक्लूसिव लाइसेंस की बात की गई है। और ये एक्सक्लूसिव लाइसेंस मिलता किसके लिए है, एक्सक्लूसिव लाइसेंस इन्वेंशन के लिए मिलता है, और ये इन्वेंशन की बात की गई है सेक्शन 2 क्लॉज 1 के सब क्लॉज J में। अब ऑब्वियस कोई अगर इन्वेंशन कर रहा है तो उसमें ढेर सारे स्टेप्स होंगे, और इन स्टेप्स को क्या कहा जाता है, इन्वेंटिव स्टेप्स, और इसकी बात की गई है सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज JA में। और ये जो इन्वेंशंस होते हैं वो उनका कुछ ना कुछ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन हो, मतलब दे शुड बी कैपेबल ऑफ इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, मतलब वो एक तरह से हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करें। मतलब ये लिखा नहीं है, ये मैं एक एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ। तो ये कहाँ पे मेंशन है, सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज AC में मेंशन है। हमें ये सेक्शंस याद रखने हैं, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस। अब ये जो एप्लीकेशन करता है कोई वो किसके अंदर करता है, उसका जो तरीका दिया गया है वो पेटेंट एक्ट 1970 के सेक्शन 11B के सब सेक्शन 1 और 3 में दिया गया है। अब जब ये किसी ने एप्लीकेशन फाइल कर दिया तो जो ये पेटेंट एग्जामिनर होता है वो कौन से सेक्शन के अकॉर्डिंग उस एप्लीकेशन का एग्जामिनेशन करता है, वो सेक्शन 12 के अकॉर्डिंग करता है। और जब इसका एग्जामिनेशन कर लेता है तो उसका रिजल्ट किसके अकॉर्डिंग देता है, सेक्शन 13 के अकॉर्डिंग देता है। अब यहाँ पे एक टर्म आता है कंपलसरी लाइसेंस। ये कंपलसरी लाइसेंस क्या होता है, ये स्पेशली यूज किया जाता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के से रिलेटेड। मतलब अगर इसमें क्या होता है कि जब गवर्नमेंट किसी मेडिसिन के लिए कंपलसरी लाइसेंस दे देती है तो इसका मतलब है कि वो मेडिसिन अब इवन उसके लिए पेटेंट हो चुका है, फिर भी गवर्नमेंट किसी को भी अलाउ कर सकती है कि उस मेडिसिन को वो मैन्युफैक्चर करे। स्पेशली कब होता है, तब जब पैंडमिक जैसे कोरोना जैसा पीरियड आता है और हमें मेडिसिन की शॉर्टेज हो जाती है, उस शॉर्टेज टाइम में गवर्नमेंट ऐसा अलाउ कर देता है। और उसके रिवीजन के टर्म्स के रिवीजन के लिए जो एप्लीकेशन फाइल होता है वो सेक्शन 85 में होता है। हमें ये याद करना है कि रिवीजन ऑफ टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ कंपल्सरी लाइसेंस कैन बी फाइल्ड अंडर सेक्शन 85। और कंपल्सरी लाइसेंस की मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट
के लिए जो पेटेंटेड फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स हैं उनके मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट के लिए जो एप्लीकेशन होता है वो सेक्शन 92 कैपिटल ए में फाइल किया जाता है। कंपल्सरी लाइसेंस को मतलब ये अगर कंपल्सरी लाइसेंस किसी को मिल गया तो जो ओरिजिनल जिस कंपनी ने ओरिजिनल प्रोडक्ट बनाया था तो ऑब्वियसली उसको ये लॉस होगा ना कि उसका फॉर्मूला था लेकिन गवर्नमेंट जबरदस्ती दूसरे को बनाने दे रहा है, तो वो रिक्वेस्ट कर सकता है कंपल्सरी लाइसेंस के टर्मिनेशन के लिए और किसके अंदर कर सकता है, सेक्शन 94 के अंदर कर सकता है। एक और इम्पोर्टेंट क्या है कि जो डेट ऑफ रिकॉर्डल होता है वो क्या होता है, एक्चुअल में डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ एप्लीकेशन होता है। मतलब जिस दिन हम पेटेंट मांगने के लिए एप्लीकेशन फाइल करते हैं उसी को वही डेट ऑफ रिकॉर्डल डॉक्यूमेंट में चला जाता है। तो ये जितने पॉसिबल क्वेश्चंस थे इंडियन पेटेंट एक्ट से रिलेटेड यहाँ पे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं दूसरे आईपी एक्ट लाऊंगी और उनसे रिलेटेड वन लाइनर क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट सेक्शंस लाऊंगी जैसे, और बाद में हम फिर वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस या वर्ल्ड में जो जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंडीशंस हैं, उस पर बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द